अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। नाज़रीन, मौसम की तब्दीली के साथ खुराक की तब्दीली बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक डायरेक्ट उसका असर पड़ता है। अब आगे ईद कुर्बान आ रही है। मैं अगर ये कहूँ कि गोश्त खाने का मौसम आ रहा है तो गलत ना होगा। और लोगों ने भी अपने डीप फ्रीज़र्स की जो है वो सफाई शुरू कर दी है। जो लोग तो कुर्बानी करते हैं उनकी तो फ्रीज़र्स जो है वो भरे हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुर्बानी ना भी करें तो इतना गोश्त इकट्ठा हो जाता है कि उन्हें समझ नहीं आती कि कब तक इसको स्टोर करना है और कैसे करना है। आज हम जानेंगे कि गोश्त को प्रिजर्व करने के क्या सही तरीके होते हैं, इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है। क्योंकि जब हम ठीक तरीके से गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते या ज़्यादा खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अनकंट्रोल हो जाता है, शुगर के इशू होते हैं, दिल के अमराज भी बढ़ने लगते हैं और फिर अस्पतालों में मरीजों की भरमार हो जाती है। इस सब पर आज हम एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारिक मियाँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? क्या आजकल आपके यहाँ तादाद है मरीजों की? आजकल गर्मियों में बढ़ जाती है, पर्टिकुलरली गैस्ट्रो के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, फीवर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और अब आगे जब बरसात का मौसम आएगा तो फिर डेंगू भी और सारी चीज़ें जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे करीब तो अब ईद कुर्बान है। जी जी। गोश्त की हम स्पेसिफिकली बात करें, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्टोर करते हैं। मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि गोश्त को जो कुर्बानी का होता है स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब आपने ज़िबा किया गोश्त तो हम क्या करते हैं कि फ़ौरन ही उसको पका लेते हैं। ठीक, ये बड़ी गलत बात है। उसको एक गोश्त में एक प्रोसेस होता है राइगर मार्टिस जी। वो क्या होता है कि जब आप उसको ज़िबा करते हैं तो आपने देखा होगा गोश्त थरथरा रहा होता है, उसमें ब्लड होता है, तो उसको एटलीस्ट जो मेडिकली स्पीकिंग उसको कम से कम 12 घंटे आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो इंतज़ार नहीं होता बिल्कुल ऐसे। तो मिनिमम ये कहा गया कि कम से कम 6 घंटे उसको पड़ा रहने दें। अच्छा। ताकि वो टेंडर हो जाए और वो सुकड़ जाए और उसमें से जो ब्लड है वो निकल जाए और अपनी असल पकाने वाली जो उसकी फॉर्म है उसमें आ जाए। हमारे यहाँ तो ये होता है गोश्त अभी काटते हैं साथ साथ फ्रिज में रखने लगते हैं। साथ रखना शुरू कर देते। एक तो ये गलत है। दूसरा ये है कि आपने कुछ देर लाजमी जितना भी मैक्सिमम आप रख सकें उसको पहले तो रखें। उसके बाद जो आपने फ्रीज़ करना है उसको यह है कि पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके जितने छोटी बोटियां आपने बनानी है वो बना लें। जिस हालत में आपने पकाना है ना उस हालत में उसको ले आए। सही है। उसके बाद जब आपने अच्छी तरह उसको साफ़ कर लिया और अब आपने इस तरह करना है कि छोटे छोटे उसके पैकेट जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके पैकेट बना लेने। और जब आप, चूँकि गोश्त में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं। जो वाटर सॉल्युबल हैं वो अगर आप बहुत ज़्यादा उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आपने पैकेट बना लिए तो आपने अगर साथ फ्रीज़र में आपने फ़र्ज़ करें वो फ्रिज वाला फ्रीज़र है तो उसमें आपने और चीज़ें भी, आजकल तो डबल डोर आ रहे हैं, एक साइड पे फ्रीज़र एक साइड पे फ्रिज जी। तो अगर आपने नीचे कुछ और खाने वाली चीज़ें रखी हैं तो गोश्त को आप नीचे वाली जगह पे रखें। अच्छा। ताकि उसमें से जो पानी अगर ड्रॉप कोई गिरे भी तो खाने वाली चीज़ जो इसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें उसको ख़राब ना करें। अच्छा, उसके बाद तकरीबन कोई 24 से 36 घंटे लगते हैं गोश्त को प्रॉपर फ्रीज़ होने में। ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर जो लोग अफोर्ड कर सकें उनको चाहिए कि सेपरेट फ्रीज़र रखें गोश्त स्टोर करने के लिए। पहली तो सबसे अच्छी बात है कि उसको बांट दे। बिल्कुल, कुर्बानी का तो असल मकसद यही है। लेकिन यह है कि आजकल हमारे यहाँ के लोगों ने वो भर लिए होते हैं अपने फ्रीज़र। तो अगर आपने स्टोर करना ही है तो फिर यह है कि उसके लिए सेपरेट फ्रीज़र अगर पॉसिबल हो तो वो सबसे बेहतर होता है। रीज़न क्या है कि दूसरे फ्रीज़र को, फ्रिज को आपने बार बार खोलना होता है। जब आप खोलते हैं उसका वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। दूसरा, हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है। ठीक है जी। तो एक दफ़ा आपने फ्रीज़ किया हुआ गोश्त वो डीफ्रॉस्ट जब होगा लोड शेडिंग की वजह से या बार बार खोलने की वजह से, तो उसमें जरासीमों के पैदा होने की और पनपने की बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपने वहाँ से पैकेट निकाल के उसको पकाना है तो अगर आपको पहले धोना चाहिए। अगर आपने पहले धोया हुआ है तो दोबारा उसको धोने की
ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर इमीडिएटली आपने पकाना है तो उसको माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट कर लें। अगर 2-3 घंटे बाद हो तो उसको फ्रिज वाली साइड पे रख दें। ठीक है। ताकि वो ऑटोमेटिक और उसको जिस तरह का वो है उसको दोबारा ना धोएं। सही है। उसको एज इट इज़ हंडी में डाल दें या प्रेशर कुकर में, जहाँ पे जैसे आप पकाना चाहें, ताकि उसके अंदर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जो जब आप धोना शुरू करेंगे तो वो बह जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इस तरह से करके, इस तरह अगर आपने प्रॉपरली फ्रीज किया हुआ है तो आप 6 महीने तक भी उसको इस्तेमाल कर लें तो वो ज़ाया नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया गोश्त को स्टोर करने का सही तरीका। अब गोश्त खाने का जो हेल्दी तरीका है वो भी हमें बताएं। जी, इसमें यह है कि हमारी बेसिकली 3 न्यूट्रिएंट्स हैं मेन, जो एक प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो स्मॉलर अमाउंट में वो चाहिए होते हैं हेल्दी डाइट के लिए। अब ये है कि गोश्त जो है ना, इसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है वो गोश्त से मिलती है। सही है। ठीक है जी। वेजिटेबल्स में प्रोटीन या दालों में प्रोटीन होती है, लेकिन दैट इज़ सेकंड क्लास प्रोटीन। बेहतरीन जो प्रोटीन है वो, और कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जैसे B12 है जी, वो हमेशा मीट से आपको मिलेगा, गोश्त से मिलेगा। ठीक है ना, वो सब्जियों से या दालों से नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग प्योरली वेजिटेरियन हैं उनमें हमेशा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, और पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो कि उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, B12 के कम होने की वजह से। अच्छा, अब क्या है कि प्रोटीन जो है, हमारे असल जो प्रॉब्लम है ना जिस्म में, जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट जो है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट 70 to 80%। अच्छा। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपके जिस्म में इंसुलिन पैदा होती है। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, इंसुलिन जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई इंसुलिन आपकी मेन बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल। उसमें डायबिटीज़ आप ले लें, उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है, और भी बिल्कुल वजह बनती है। और इसमें जो मेन रीज़न होती है कि जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। वो इंसुलिन तो आपके जिस्म में मौजूद होती है, लेकिन वो इंसुलिन जो है वो काम नहीं करती। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है, जो प्रोटीन जो है वो भी इंसुलिन को बढ़ाती है, लेकिन बहुत कम बढ़ाती है, फैट बिल्कुल नहीं बढ़ाती। ठीक है। लिहाजा हमने जो मेन हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, वो क्या तरीका होगा गोश्त खाने का? वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें यह है कि आपने जब प्रोटीन लेनी है तो प्रोटीन विद फैट लेनी है। ठीक है। जैसे अंडे की जर्दी है ना, हाँ। और साथ सफ़ेदी है, सफ़ेदी प्रोटीन है, जर्दी फैट है। सही है। लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी हम तो वो जर्दी नहीं खाते, हम सिर्फ सफ़ेदी खाते हैं। बहुत गलत करते हैं। गलत क्यों करते हैं? लोगों के तो डाइट प्लान्स में इस तरह से होता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल गलत है, ये इतना मिसकॉन्सेप्ट है। और मैं आपके इस पॉडकास्ट की वास्ते से मैं ये चाहूँगा कि लोगों को क्लियर करें कि खुदारा जो लोग कहते हैं जी जर्दी इसलिए मना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अच्छा। हमारा जो जिगर है वो डेली 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। ठीक। इसलिए कि हमारा जिगर को तो रोकने से रहे, जिगर को रोकने नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मिसकॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो कि असल मुसीबत है उसको हम किसी गिनते ही नहीं, खाते में नहीं लाते। अच्छा। तो समझने वाली बात यह है कि आपका जो जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कहते हैं वो क्या कर रहा है, आपकी जितने बॉडी के सेल है उनकी मेम्ब्रेन जो है कवरिंग, जो आउटर कवरिंग वो बना रहा है। अच्छा। आपके तमाम हार्मोन्स, मेल और फीमेल हार्मोन्स, वो कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं। अच्छा। अगर किसी मतलब एक ख़वातीन की खूबसूरती वो उन फीमेल हार्मोन्स की वजह से है, बिल्कुल। मर्द की मर्दानगी उन मेल हार्मोन्स की वजह से है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा नीचे कर देंगे तो आप में ना ख़वातीन में खूबसूरती रहेगी, ना मर्दों में मर्दानगी रहेगी। इसलिए इससे डरना, ये इसमें बेशुमार चीज़ें, इसमें फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा रोल है, इसमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल है कि जो फार्मा फंडेड हमारे यहाँ रिसर्चेज हुई
उसमें कि ये डरा दिया गया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसमें जो समझने वाली बात है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, वो LDL वो एक किस्म का नहीं होता, 2 किस्म के होते हैं। अच्छा। एक कहते हैं लार्ज बॉइंट, वो गुब्बारे की तरह तैर रहा होता है ब्लड में, सही, वो नीचे नहीं बैठता। ठीक है। एक है स्मॉल डेंस, ठीक। जो स्मॉल डेंस है वो असल में ख़राब है। अच्छा, वो स्मॉल डेंस कैसे आता है? अगर आपने, चूंकि इसका टेस्ट नहीं है कि लार्ज बॉइंट ज़्यादा है या स्मॉल डेंस। अच्छा। 80% वैसे आम तौर पे नॉर्मल बंदे में लार्ज बॉइंट है और 20% स्मॉल डेंस है। जितने आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे उतना आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, और जितना आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा उतना ही आपका जो है स्मॉल डेंस, जो कि असल जाके खून की नालियों में घुस जाता है, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो जैसे क्लॉट जिसको कहते हैं वो अंदर बनाता है, तो असल ख़तरनाक वो स्मॉल डेंस है। ठीक। इसलिए फिर ये है कि आपने फ़र्ज़ करें आप ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मतलब खुदा न खास्ता अभी यहाँ पे कोई बंदा आ जाए, उसके हाथ में गन पकड़ी हो, तो हमारा स्ट्रेस जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होंगे। ठीक। और हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी उस खतरे को करने के लिए। तो जो गुर्दे के ऊपर एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है जो स्ट्रेस हार्मोन जिसे वो रिलीज करती है, और वो कहाँ से होते हैं? वो कोलेस्ट्रॉल होगा तो स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होंगे। लिहाजा आपका जो जो LDL कोलेस्ट्रॉल है ये इतना ज़रूरी है। फिर एक और बहुत बड़ी बात जी, इम्यूनिटी जो है वो हमेशा कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। अच्छा, गोश्त खाने से हमने जो ये सुन रखा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, मैं बिल्कुल उसकी, तो वो फिर क्या कोई अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारा या बुरे वाला? मैं आपको उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, कोविड जब आया तो देखा गया कि जिन लोगों का LDL ज़्यादा था वो बच गए, और जिनका LDL बहुत ज़्यादा लो था, उनकी इम्यूनिटी लो थी, वो ज़्यादा मरे। सही। अच्छा, अब गोश्त पे आ जाते हैं। अच्छा, गोश्त की जो प्रोटीन की एक ख़ास मिकदार, चूँकि आपके जितने मसल्स हैं वो प्रोटीन से बनने, आपके बेशुमार एंजाइम जो है वो प्रोटीन से आते हैं, कई हार्मोन जो है वो प्रोटीन से। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये फ़ैट है। सही। फ़ैट जो है ना उसमें ब्लड में चल नहीं सकता, तैर नहीं सकता, वो बैठ जाएगा नीचे। उसमें क्या है कि उसके ऊपर एक कवरिंग चाहिए प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ब्लड में हल होके वो उसको चला सकती है, तो लिहाजा वहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत। तो प्रोटीन हमारे यहाँ, और फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है वो हमें एनिमल गोश्त से मिलती है। ठीक है जी। अब क्या है कि हमें अब ये है कि असल चीज़ ये है कि आपने प्रोटीन लेनी कितनी है। हाँ, एक दिन में हम कितनी मिकदार में गोश्त खाएं। अब जब ईद आती है तो डेली हमारे घर में गोश्त पकता है, फल सब्जियों का रिवाज ही साइड पर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या बेस्ट तरीका है, कितनी मिकदार में लेना चाहिए? उसमें यह है कि 80 to 100 ग्राम्स पर kg। ठीक। मसलन फ़र्ज़ करें एक बंदा 70 kg का है, सही है, तो उसको 700 ग्राम मैक्सिमम, 2-3 बोटियां जो है ना ये तो ज्यादती कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके पास मरीज नहीं आएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा ऊपर बनाया, अब ये निहारी की एक बोटी इसमें नहीं आती। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी की है, आप वो ले लें तो आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो मेन हमारी बीमारियों की जड़ थे, हमने उनको कम रखना था, तो वो अब तो लिहाजा आपने प्रोटीन लेनी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। अच्छा, दूसरा इसके साथ क्या है, अल्लाह ताला ने जहाँ पे भी प्रोटीन पैदा की, उसके साथ फैट पैदा किया, गोश्त में चर्बी बैलेंस करने के लिए। ठीक है जी। जब तक फैट उसके साथ शामिल होगा, आपकी एब्जॉर्प्शन जो है मैदे से वो आहिस्ता आहिस्ता होगी, और आपका जो प्रोटीन है वो फ़ायदेमंद होगी, नुकसानदेह नहीं होगी। सही। वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी। लिहाजा फैट का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर फैट साथ नहीं होगा तो बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं। वो भी हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए। वो इस तरह है कि अपना और वो गोश्त जो कि हमने ज़्यादा देर नहीं रखा हुआ, फ़ौरन पका लिया, वो हमारा मैदा उसको पूरी तरह हजम नहीं कर चुका होता, और वो इंटेस्टाइन में तेजाबियत चली जाती है। फिर आपको यहाँ पे जलन,
और खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं, बदहज़मी हो जाती है। तो लिहाजा ये सारा, और दूसरी चीज़ जो है कि कभी जो चर्बी है साथ जी उसको बाहर ना फेंके, ठीक, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको उसके साथ पकाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं वो मटन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनका ज़्यादा जो रुझान है वो बीफ के साथ होता है, बीफ खाते हैं ज़्यादा मिकदार में। वैसे तो अब वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कई लोग, लेकिन जब ईद आएगी तो बीफ जो है वो लोग ज़्यादा खाते हैं, तो उनको क्या बीमारियां हो सकती हैं? सुना है कि यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है जिसकी वजह से फिर जोड़ों में और घुटनों में दर्द होता है। ये मिथ है या हकीकत है? इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बीफ को इन्फीरियर कहा गया और हाँ, मटन को हमने जो, हम तो जी मोटा गोश्त नहीं खाते, सबसे बड़ा मिथ तो ये है। हाँ। दूसरे मुल्कों में बीफ महंगा है, हाँ, और वहाँ पे बीफ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जितनी ग़िज़ाइयत बीफ में है उतनी मटन में नहीं है। लिहाजा ये प्लीज़ इसको जहन से निकाल दें कि ये जी ये बड़ा गोश्त है, हमने ये नहीं खाना। बेहतरीन गोश्त है बड़ा बीफ जो। अच्छा, अब इससे होने वाली बीमारियां, हमने यही पढ़ा कि जी रेड मीट से, रेड मीट का मतलब होता है कि उसमें आयरन ज़्यादा है। ठीक है जी, और आयरन आपका ब्लड बनने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ठीक है जी, इसलिए और जो आज मैं बात बताऊंगा शायद बहुत कम लोगों को पता है। हम यही समझते हैं कि जी गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। गोश्त, असल यूरिक एसिड कहाँ से आ रहा है? आपकी फ्रुक्टोज से। और फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? आपके जूसेस में, आपकी ये ड्रिंक्स, इसमें एक इस्तेमाल होता है जो मिठास के लिए इस्तेमाल होता है, वो फ्रुक्टोज इस्तेमाल हो रहा है। ग्लूकोज इतना मीठा नहीं होता। जो आपकी सुक्रोज है चीनी, उसमें एक मालिक्यूल फ्रुक्टोज का होता है, एक ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज मीठा नहीं है, फ्रुक्टोज मीठी है। तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप एक है जो लोग बेकरी आइटम्स में, ये ड्रिंक्स में, जूसेस में मिठास के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो असल रीज़न है यूरिक एसिड बनने की। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जूस वगैरह पी रहे होते हैं, ठीक है जी, ड्रिंक्स वगैरह ले रहे होते हैं, और ईद पे तो हमने खाने के साथ लाजमी ड्रिंक्स लेनी है। इंतहाई खतरनाक अमल है। तो गोश्त के साथ जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गलत वही ट्रिगर कर रहा होता है। आपने करना क्या है, जब गोश्त अगर आपने खाना है तो आप सबसे पहले सैलड खाएं। ठीक है, जब आप फाइबर खाएंगे तो वो फाइबर उसको एब्जॉर्ब करने में देर करेगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होगा, और आपका गोश्त खाने का हेल्दी तरीका अब आपने बताया कि पहले सैलेड खाएं और फिर गोश्त खाएं। और दूसरा यह है कि मतलब सिर्फ गोश्त पकाने की बजाय उसमें सब्जी डाल के पकाएं। हाँ, सब्जी जब उसमें होगी, फाइबर होगा, और फाइबर आपके लिए इतना ज़रूरी है जिस्म के लिए कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं गट में, वो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमें फ़ायदा देते हैं, उनकी खुराक फाइबर है। तो जब हम उन्हें फाइबर देंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे, आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगी। अगर आपने फाइबर ना दिया तो वो आपकी इंटेस्टाइन को खाना शुरू करेंगे। उसको लीकी गट कहते हैं। कि वो चीज़ें जो मुज़िर थी वो पहले अब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, अब अब्जॉर्ब होना शुरू होगी। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि सबसे पहले सैलड लेना है, गोश्त जो है वो सब्ज़ी समेत पकाना है, और उसमें जो चर्बी है उसको फेंकना नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि इसको स्टोर करना है। अब जो है वो यूरिक एसिड और बाकी जो चीज़ें हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर आप बाहर से कुछ भी ना लें तो आपका जिगर, जैसे मैंने कहा था कि 3000 मिलीग्राम पर डे, अगर आप बाहर से ये चीज़ें ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ये है, तो आपके जिगर को उतनी रेस्ट मिल जाएगी। सही हो गया। आपने कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जितना डेली रिक्वायरमेंट है कोलेस्ट्रॉल जिस्म ने वो बनाना ही बनाना है। ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, अगर हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो आपका जिस्म वर्क ही नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं, जो कि आमतौर पर हमारे डॉक्टर भी क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लो जी ये आप स्टैटिन दवाइयाँ ये खानी शुरू कर दें, इंतहाई ख़तरनाक। और इसमें एक क्यूटन एंजाइम है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। तो जब आप वो दवाइयाँ लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने की, वो नहीं बनता। वो जब नहीं बनेगा तो आपके आपने दिल को बचाने के लिए आपने वो दवाइयाँ खाई और तो अपने जिगर को कॉम्प्रोमाइज कर अच्छा डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड का आपने बताया कि फ्रुक्टोज जो है वो बेसिकली उसको ट्रिगर करता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन फिर जो जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, वजह जो भी हो, फिर इसका हल क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा,
दर्द जहाँ पे भी होगी वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होगी जी। इन्फ्लेमेशन मीन्स सोजिश जी। सोजिश होगी तो दर्द होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, सोजिश को पैदा करने का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ठीक है जी। हर बीमारी की वजह कार्बोहाइड्रेट। ऑनेस्टली। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन में जो प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है उसको अमाइनो एसिड कहते हैं, जो फैट का बेसिक यूनिट है उसे फैटी एसिड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है वो ग्लूकोज है। देयर इज नो इसेंशियल ग्लूकोज बट वो इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, इसेंशियल फैटी एसिड होता है। ये ज़रूरी है हमारे लिए, लिहाजा कार्ब हमारे लिए कोई इतने ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, आपके बच्चे क्यों ख़राब हो रहे हैं, मैं यहाँ पे कोट करूँगा, एक स्टडी हुई अमेरिका में, उन्होंने कुछ बच्चों को फास्ट फूड, फिजी ड्रिंक्स, ये जितने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट थी वो दी, और दूसरों को प्रोटीन और फैट डाइट दी। जो बच्चे प्रोटीन और फैट पे थे वो दे वर मोर इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा बिहेव करने वाले और क्लास में ज़्यादा सपोर्टिव। जो दूसरे थे वो स्टबन थे, वो ढीठ थे, वो नॉलेज मतलब है कि वो पढ़ने में, पढ़ाई में पीछे थे। तो फिर उन्होंने डाइट दोनों में रिवर्स की कि अब देखते हैं अब क्या होता है। तो जो सही थे वो गलत हो गए और जो गलत थे वो सही हो गए। इसलिए बच्चों में हम बहुत शौक से कहते हैं जी हम तो फ्रेश जूस उन्हें दे रहे होते हैं। हाँ, अपनी तरफ से हेल्दी डाइट, अपनी तरफ से हम हेल्दी डाइट दे रहे हैं, उन्हें प्रोटीन दें, उन्हें फैट दें, उन्हें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। लिहाजा ये जो ड्रिंक्स हैं, जो जूसेस हैं, ये दूध सोडा, मिल्क शेक, प्लीज़ इससे आप परहेज़ करें। उनको दूध वैसे पिलाएं, लेकिन ये जो है ना उसमें डाल के जी हमने वो शरबत डालना है लाल रंग का, या अगर कोल्ड ड्रिंक डालनी है, ये इसको परहेज़ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों की चॉइसेस भी तो ऐसी है ना डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि दूध हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसमें चॉकलेट डाल दें या इस तरह से कोई फ्लेवर्स ऐड कर दें। बीमारियों की शुरुआत फिर तभी होती है ना जब हम कुदरत के निज़ाम से छेड़छाड़ी करते हैं। और बच्चे तो बच्चे, और अब माएँ भी ऐसी हैं। और रही बात कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, तो जो कुर्बानी का असल मकसद है वो यही है कि जितना भी गोश्त आप कुर्बान करें, जो भी जानवर आप कुर्बान करें, वो आप गरीबों में तकसीम करें, अपने हमसायों में तकसीम करें। उसका कतन मकसद ये नहीं है कि आप अपने डीप फ्रीजर्स जो हैं वो भरें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि किस तरह से हमने कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल करना है, किस तरह से खाना है। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात करेंगे। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।